हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। यह जो आपका रिवीजन क्लास है तो उसका ये पार्ट 9 है, ठीक है ना। तो इससे पहले मैंने आपको टोटल 8 वीडियो करा दिया है और उससे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का 23 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तो उसे अभी नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और जो जिस पीडीएफ से मैं पढ़ाता हूँ, अगर आप वो पीडीएफ खरीदना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। और जो नहीं खरीदना चाहते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर पूरा आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। और बहुत सारे दोस्त लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, मैं पुराना क्वेश्चंस को इसमें रिपीट कर रहा हूं, तो हाँ दोस्तों, ये रिवीजन क्लास है तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पुराने मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस नए मिलेंगे, ठीक है। तो जो नए हैं उनका तो तैयारी फिर से कर सकते हैं, जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये रिवीजन क्लास ही है, इसलिए इसमें लगभग 40% क्वेश्चन आपको पुराने मिलेंगे और 10% नए क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो किस भारतीय भोजन में तड़का लगाया जाता है, तो यह दाल हो जाएगा। जैसे आपके बाकी जो भोजन है, जैसे खिचड़ी है तो उसमें भी तड़का लगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा दाल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दाल में तो लगाया जाए, खिचड़ी के बिना तड़का के भी काम चल जाती है, लेकिन दाल में लगानी पड़ती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय पेय को मसालों के साथ गर्म करके पिया जाता है। किस भारतीय पेय को मसालों के साथ गर्म करके पिया जाता है। काढ़ा। काढ़ा आपने सुना होगा कि जो अभी कोरोना आया था तो काढ़ा लोग ज़्यादा पी रहे थे, तो उसमें देखते हो कि अलग अलग तरह के मसाले डाले जाते हैं उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर काढ़ा ही हो जाएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराऊंगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि न्यूट्रिशन वाला आपका चैप्टर है, तो न्यूट्रिशन के बारे में कुछ आपको बेसिक आइडिया बता देते हैं। जैसे कि पोषक पदार्थ, जैसे कि जो आपका है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज तथा जल, उसके साथ साथ जो आपका क्या बोलते हैं कि रुक्षांश ना, वो ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसको हम ग्रहण करते हैं ना, उसको मुंह से खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, इस सभी को प्रक्रिया को कहते हैं पोषण कहलाती है, ठीक ना। तो पोषण में आपको कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने कार्बनिक पदार्थ हैं। जैसे आपका एग्जाम में आ जाएगा कि कार्बन के जो कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें इनमें से किससे नहीं बना होता है, मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दे देगा। तो नाइट्रोजन से आपने देखा कि नाइट्रोजन इसका पार्ट नहीं है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, तो नाइट्रोजन सही करना होगा, ठीक है। तो इसीलिए जो बेसिक आइडिया है वो आपको थोड़ा बता देता हूँ। रासायनिक दृष्टि से वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन तथा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं, ठीक है ना। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका निर्माण करते हैं। पौधे आपको पता ही कि पौधे भोजन बनाते हैं, पौधे जो बनाते हैं वही हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये प्राणियों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जो कार्बोहाइड्रेट है, जितने भी हम लोग जीव जंतु हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए क्या आता है कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। जैसे कि विटामिन आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत है, उसी के प्रकार जो कार्बोहाइड्रेट है ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। और यह कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जो भी हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं तो उसका यूनिट, मेजरमेंट करने का यूनिट क्या होता है, कैलोरी, ठीक है ना, कैलोरी। तो आप देख सकते हैं कि इसका पूछा जा सकता है कि जो ऊर्जा की इकाई क्या है, ठीक है ना, तो कैलोरी, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, विभाजित किया जाता है। जैसे मोनोसैकेराइड्स मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज आ जाते हैं। यानी वे जिनका जल अपघटन संभव नहीं है ना। तो मोनोसैकेराइड के अनुसार ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज, जैसे एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा मोनोसैकेराइड नहीं है, ठीक है। तो ग्लूकोज आ जाएगा, फ्रुक्टोज आ जाएगा और ग्लैक्टोज आ जाएगा। अब एक सुक्रोज दे देगा। तो सुक्रोज आप देख सकते हैं कि सुक्रोज डाइसैकेराइड्स है। तो यहाँ पर ही आपको अगर पता रहेगा तभी तो आप बना पाएंगे। तो इसलिए मोनोसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन है, तो इसके अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज 3 आ जाएंगे। तो ये तीनों का आप नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके अलावा डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट है, उसके अंतर्गत आपका सुक्रोज, मल्टोज एंड लैक्टोज आ जाएंगे ना। यानी वे जो जल अपघटन पर 2 मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ देते हैं, ठीक है। तो डाइसैकेराइड्स क्या हो गए, डाइसैकेराइड्स की एग्जांपल सुक्रोज, मल्टोज एंड लैक्टोज, ठीक है। उसी तरह से जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उसके अंतर्गत आपका सेलुलोज, स्टार्च, काइटिन, ग्लाइकोजन आ जाएंगे ना। यानी वे जो जल अपघटन पर बहुत सारी मोनोसैकेराइड्स देते हैं, ठीक है ना। तो जो मोनोसैकेराइड्स हैं उनका जल अपघटन संभव नहीं है। जो डाइसैकेराइड है वो जल अपघटन के बाद 2 मोनोसैकेराइड्स इकाइयाँ देंगे, 2 मोनोसैकेराइड्स यूनिट देंगे। और पॉलीसैकेराइड्स वे हैं जो जल अपघटन के बाद बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट देंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके स्रोत कहाँ से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो जो कार्बोहाइड्रेट है इनका मुख्य स्रोत आलू, फल, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है ना, फल में केला व आम से भी आपको मिलते हैं, अनाज से भी मिलते हैं, जैसे चावल, गेहूं, मक्का से भी मिलते हैं। उसके बाद शर्करा में शहद, गन्ना, चुकंदर, जैम, ठीक है। उसका रोटी, दूध, दूध से तो सारी चीज़ मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं वसा। वसा को लिपिड्स भी बोला जाता है, वसा को लिपिड्स भी बोला जाता है। रासायनिक दृष्टि से लिपिड वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल के एस्टर या ग्लिसराइड होते हैं ना। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर देखा जाए कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट एंड वसा दोनों का समान मात्रा में यूज करते हैं, दोनों का समान मात्रा में खाते हैं, तो वसा से दोगुना लगभग आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो वसा से दोगुना ऊर्जा लगभग आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो वसा के स्रोत, वसा कहाँ कहाँ से आपको मिलते हैं। तो मछली का जो तेल होता है ना, मछली का तेल है, घी, वनस्पति तेल, ताड़ का तेल, जीव जंतु का वसा होता है, मक्खन, बादाम आदि जो भी तेल, हम जिसे तेल निकलता है वो सारे से आपको वसा मिलेगा। यह त्वचा के नीचे, त्वचा है कि स्किन, उसके नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है ना। अगर आपके शरीर में वसा कम हो जाएगी तो जाड़े के दिन में आपको ज़्यादा ठंड लगेगी, आपका शरीर रूखा हो जाएगा, ठीक ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके बारे में, वसा के उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट दक्षिणावर्त या वामावर्त यानी डीएल रूप में पाया जाता है, लेकिन प्राकृतिक शर्करा सदैव डी रूप में होती है, ठीक ना। तो अब देख सकते हैं डी फ्रुक्टोज सबसे मीठी शर्करा है। डी फ्रुक्टोज क्या है, सबसे मीठी शर्करा है। डी मतलब क्या होगा, डाइसैकेराइड्स ना। डी मतलब क्या होगा, डाइसैकेराइड्स। मछली और मुर्गों को छोड़कर अधिकांश जंतु वसा संतृप्त वसीय अम्ल में धनी होते हैं। मछली और मुर्गे को छोड़कर जो अधिकांश जंतु हैं वसा संतृप्त, एक सैचुरेटेड फैट आप देखते होंगे, अनसैचुरेटेड, तो इनमें क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है ना, उनमें अधिक सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन मछली और मुर्गा को छोड़कर, ठीक है ना, अधिकांश जंतु में, ठीक है। पादप वसा, जो प्लांट वसा है, वो असंतृप्त वसीय अम्ल है। जो प्लांट से जो हमको लोग वसा प्राप्त करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सरसों तेल से, मूंगफली से जो वसा हमको मिलती है, तो वो अनसैचुरेटेड होती है, असंतृप्त वसीय अम्ल होते हैं, ठीक है। तो असंतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक हानिकारक होते हैं। जब भी आप खाते हैं तो असंतृप्त वसीय अम्ल जो अनसैचुरेटेड है की तुलना में संतृप्त वाला आपको अत्यधिक हानिकारक रहेंगे। तो पादप वसा असंतृप्त होते हैं, और असंतृप्त वसीय अम्ल की तुलना में संतृप्त वसीय अम्ल अधिक हानिकारक होते हैं। तो पादप वसा अम्ल क्या होता है, पादप वाला असंतृप्त, ठीक ना। तो असंतृप्त आपके लिए फायदेमंद है। असंतृप्त जैसे सरसों के तेल है, सरसों के तेल से जो प्राप्त होगी क्या होगा, असंतृप्त वो आपके लिए ठीक है। जीवाणु की कोशिका भित्ति में डी अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इस तरफ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। जो आप नीचे वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 वसीय अम्ल, जब ओमेगा 3 तथा ओमेगा 6 वसीय अम्ल मछली, सेलफिश, भांग तेल, सोया तेल, सूरजमुखी, पत्तेदार सब्जियां, अखरोट तथा कद्दू के बीजों से प्राप्त होते हैं। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया था कि ओमेगा 3 फैटी एसिड कहाँ से प्राप्त होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड का अगर आपके शरीर में कमी हो जाए तो वह किस बीमारी के कारण बनता है, वह किस अंग के अच्छे काम करने के लिए ज़रूरी है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ आप याद रखिएगा। प्रोटीन के बारे में जानते हैं कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। तो प्रोटीन का अगर खोज आ जाएगा, प्रोटीन का खोज किसने किया था, या प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बर्जिलियस ने किया। उसी तरह से विटामिन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, फंक, ठीक ना। तो प्रोटीन के बारे में बताता है कि अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। जैसा कि कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा कि उसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो प्रोटीन है उसमें नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है ना, और अमीनो अम्लों से बनी होती है ना। तो प्रोटीन किससे बने होते हैं, अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है और अमीनो अम्लों से बनी होती हैं। तो प्रथम वर्गीय या पूर्ण प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं ना। उदाहरण दूध, अंडा, मांस, मछली तथा सोयाबीन में उपस्थित प्रोटीन, इनमें क्या होता है, जितने भी तरह के अमीनो अम्ल होते हैं सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। प्रोटीन में प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ संरचना होती है, ठीक है ना। अब प्रोटीन के स्रोत के बारे में देख लिया जाएगा, प्रोटीन कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में 4 ऑप्शन दे देगा, इनमें से किससे कौन
प्रोटीन के स्रोत हैं या कौन प्रोटीन के स्रोत नहीं है। तो प्रोटीन के स्रोत हैं दाल, मछली, अंडा, पत्तीदार सब्जियां, दूध, फल, सोयाबीन। जो सोयाबीन है वह प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है, ठीक ना। अभी पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशियोकर तथा मैरेस्मस रोग हो जाते हैं। क्वाशियोकर तथा मैरेस्मस यानी प्रोटीन की कमी से दो तरह की बीमारी होती है। पहला होती है क्वाशियोकर और दूसरा है मैरेस्मस, ठीक ना। अब देखते हैं कि प्रायोजंस प्रोटीन के गलत कुंडलन से बनने वाले कण है जो भेड़ तथा बकरी में स्क्रैपी रोग, मानव में कुरू रोग तथा क्रूजफेल्ड जैकोब रोग पैदा करते हैं, ठीक ना। तो ये वाला इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चलिए अब विटामिन के बारे में आपको बताते हैं कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। फुंक लिखा हुआ, फुंक या फंक कुछ भी बोल सकते हैं। तो विटामिन की खोज फुंक ने की थी। विटामिन भोजन के जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो स्वयं ऊर्जा उत्पन्न नहीं करते, परंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा शरीर में उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म यानी डाइजेशन के लिए आवश्यक है। विटामिन दो समूह को होते हैं। विटामिन जैसे एक विटामिन हो गया ADE विटामिन की एक समूह हो गया, इसको कीड़ा नाम से याद कर सकते हैं, KEDA कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं। और दूसरा है जो जल में घुलनशील है विटामिन BEC। तो विटामिन ADE है वह विटामिन आपको वसा में घुलनशील है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपको पता रहना चाहिए। तो विटामिन ADE and K है, ये चारों विटामिन आपको वसा में घुलनशील है। विटामिन जो B and C है, दो विटामिन वो आपके जल में घुलनशील है, ठीक है। तो अब देखते हैं मोटा अनाज, मोटा चारा, रफेज। जो रफेज है इसको ही फाइबर बोला जाता है। फाइबर बोलो या रुक्षांश बोलो, दोनों सेम ही होते हैं, ठीक ना। तो जो मोटा चारा है उसको फाइबर बोला जाता है या रुक्षांश भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो आप याद रख सकते हैं कि मोटा चारा, रफेज बोलो या आप इसे रुक्षांश बोलो, तीनों एक ही होते हैं। तो मोटा चारा क्या होता है, यह शरीर के जल को नियंत्रित करता है तथा आहार नाल के मार्ग को साफ रखता है। जो आपका जो फूड वाला पाइप है उसको क्लीन रखता है। अनाजों की बाह्य परत सब्जियां और दलियां हैं तथा यह कुछ भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला तंतुमय पदार्थ है। जो भी अनाज होते हैं, अनाजों की बाह्य परत यानी छिलके, सब्जियां, जो दलियां, जो भी दाल होते हैं, सब्जियां होते हैं, अनाज के जो बाहर छिलके होते हैं उनमें रफेज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और रफेज हमारे डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। हमारे शरीर से जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। जो जल है, तो जल हमारे शरीर के बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में लगभग 65 से 80% जल ही होता है। मानव शरीर में लगभग 65 से 80% क्या होता है, जल होता है। इसकी कमी से निर्जलीकरण हो जाता है। निर्जलीकरण को इंग्लिश में डिहाइड्रेशन बोलते हैं ना। तो डिहाइड्रेशन एक तरह के, जब बहुत दिन तक पानी नहीं पिएंगे तो आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, ठीक ना। इनके मुख्य स्रोत तरल भोजन और पीने का जल है। तब जल तो हम लोग डायरेक्ट पानी से पी सकते हैं, उसके अलावा जो भी तरल दूध है, दूध हो गया, ठीक है ना, इस तरह से दालें हो गया, उसमें वो हो जाते हैं। हरी पत्तीदार सब्जियां, फल से भी आपको पानी प्राप्त हो जाती है। यह पाचन, परिवहन और उत्सर्जन में सहायक होता है। यह पसीने वाष्पन द्वारा शरीर का ताप नियंत्रित करता है। शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो जो विटामिन है, विटामिन के कुछ साइंटिफिक नेम होते हैं ना। तो जैसे हर तरह जितने विटामिन उनका साइंटिफिक नेम होता है। उसके अलावा वो विटामिन कहाँ से प्राप्त होता है, कौन सा भोजन खाएं तो उस विटामिन प्राप्त होगा, उस विटामिन का प्रमुख कार्य क्या है, ठीक ना, और उसकी कमी से कौन सा रोग होगा। तो ये जितने तरह के विटामिन है सभी के बारे में जान लेते हैं। जैसे विटामिन ए है, तो विटामिन ए की कमी से विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनॉल है, रेटिनॉल। और यह कहाँ से पाया जाता है, कहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, तो कैरोटीन रंगाओं से युक्त, यानी जो भी आपका गाजर वगैरह हो गया ना, गाजर हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंडा हो गया, यकृत हो गया, मछली का तेल हो गया, यहाँ से आपको विटामिन ए प्राप्त हो जाएगा। और इसका प्रमुख कार्य हो गया दृष्टि रंगाओं का संश्लेषण, ठीक है ना। यानी ये जो आपका आँख है, आँखों के अच्छी आँख रहे, इसके लिए आपको विटामिन ए ज़रूरत है। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, कॉर्निया और त्वचा के कोशिकाओं का संकोष्ठ यानी रतौंधी रोग हो जाती है ना, रतौंधी रोग। और कुंठित वृद्धि भी रुक जाती है, ठीक ना, वृद्धि अच्छी नहीं होगी। जो विटामिन डी है, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन डी का जितने भी साइंटिफिक नेम बता रहा हूँ उसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आएंगे। जैसे पूछ देगा विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पता नहीं है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है तो कैसे बताएंगे। उसी तरह से विटामिन डी का साइंटिफिक नेम कैल्सीफेरॉल है। और यह मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, त्वचा,
और सूर्य का प्रकाश वाला तो बहुत बार आता है, और मछली का तेल, तो यहाँ से आप ज़रूर याद रखिएगा। और अगर यह इसका कमी मतलब यह क्यों ज़रूरी है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय है ना। कैल्शियम और फास्फोरस सब जो लेते हैं मिनरल्स, वो अच्छे से आपके शरीर में यूज हो पाए, वो अवशोषण हो सके, उसे न्यूट्रिशन मिल सके, इसीलिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। हड्डियों और दांतों की वृद्धि के लिए भी विटामिन डी की ज़रूरत होती है, और इसकी कमी से सूखा रोग हो जाता है और रिकेट्स हो जाता है, रिकेट्स ना। और इसकी कमी से एक ऑस्टियोमेलेसिया रोग भी होता है, तो इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा, ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। जो नेक्स्ट है विटामिन ए का साइंटिफिक नेम टोकोफेरॉल, और यह कहाँ से पाया जाता है। विटामिन ई आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन से प्राप्त कर सकते हैं। और यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथेलियम की वृद्धि, इसके लिए ज़रूरत होता है। और विटामिन ई की कमी से क्या होगा, जनन क्षमता की कमी हो जाएगी, जो बच्चे जन्म देने की शक्ति होती है उसमें कमी आ जाती है, जननांग तथा पेशी आपका कमज़ोर हो जाएगा ना। तो विटामिन ई की कमी से आप देख सकते हैं कि जनन क्षमता में कमी आ जाती है, ठीक है ना। तो विटामिन के का साइंटिफिक नेम होता है नेफ्थोफिलोकिनोन या फिलोकिनोन, दोनों में से जो भी ऑप्शन रहेगा आप टिक लगा सकते हैं। और विटामिन के कहाँ से मिलेगा, तो हरी पत्तियाँ, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन या आंत के जीवाणु में मिलते हैं, ठीक ना। तो विटामिन के अगर कमी हो जाती है तो इससे क्या होता है, यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण विटामिन के करता है। और इसकी कमी से क्या होता है कि अगर शरीर में कहीं चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो खून बहते रहेगा, विटामिन के की कमी रहेगा। अगर विटामिन के आपकी अच्छी मात्रा में रहेगा तो क्या होगा कि वह जम जाएगा, और उसके कारण आपका वो क्लॉटिंग हो जाएगा, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा और रक्त बहना बंद हो जाएगा। अगला जो विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन, जो ऊपर आपने देखा था वह वसा में घुलनशील विटामिन थे। दो विटामिन आपको बताता हूँ जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन बहुत सारे हैं, तो उनको बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है, बी कॉम्प्लेक्स, जैसे B1, B2, B3, B5, B6 ये सब देख रहे हैं, और B7, B12 ये सब आप देख रहे हैं, B9 भी होता है, B10 भी होता है, तो उस सभी को बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो बी कॉम्प्लेक्स होता है, तो उनके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। तो विटामिन B1 है, उसको साइंटिफिक नेम थायमिन, और यह अनाज, फलियाँ, सोयाबीन, दूध, ईस्ट, अंडे, मांस से प्राप्त होता है। इसकी कमी से बेरी। तो विटामिन B1 खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। जो बाकी का जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, वो बाकी का कम से कम साइंटिफिक नेम आप याद रखें। तो जो विटामिन B2 है, इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। जो विटामिन B3 है, इसका साइंटिफिक नेम आपको निकोटीन है ना, निकोटीनिक अम्ल, ठीक है। जो विटामिन B5 है, इसका साइंटिफिक नेम आपका हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक एसिड इंग्लिश में बोल सकते हैं। और यह विटामिन B5 है, इसकी कमी से आपका चर्म रोग, वृद्धि कम होना, यानी शरीर का ग्रोथ कम हो जाता है, बाल सफ़ेद होना, जनन क्षमता में कम आ जाना, तो यह होता है विटामिन B5 का। तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है विटामिन B5 का, ये आप याद रखिएगा। और विटामिन B5 आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अंडे से, जिगर, मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली, गन्ना से आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो विटामिन B5 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बाल बहुत लोगों के सफ़ेद हो रहे हैं, तो यह विटामिन B5 के कारण होता है। जो विटामिन B6 है, ये इसका साइंटिफिक नेम पायरिडॉक्सिन है। यह कहाँ से मिलता है, दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, यकृत और मछली से मिलता है, और इसकी कमी से रक्त छीनता है, ठीक ना, ब्लड की कमी हो जाएगी, चर्म रोग हो जाएगी, ठीक ना। जो अगला विटामिन है B7, इसका साइंटिफिक नेम बायोटीन है, और इसकी कमी से चर्म रोग, बालों के झड़का, जिनके बाल झड़ते हैं तो उनका विटामिन B7 की कमी होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मूंगफली डेली खाना चाहिए, फल, सब्जी, अंडा, मांस, मछली भी खा सकते हैं, लेकिन जो वेजिटेरियन है वो खासकर मूंगफली और फल और सब्जी खाएं, ठीक है। जो अगला फॉलिक एसिड B10 है, विटामिन B10 है, उसका साइंटिफिक नेम फॉलिक एसिड या विटामिन B10 लिखना भूल गया, तो विटामिन B10 का फॉलिक एसिड होता है, और इसकी कमी से आपका कुंठित वृद्धि कम हो जाएगी, और यह भी हरी पत्तियाँ वगैरह में पाए जाते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, तो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालमिन होता है, और इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है, उसमें गड़बड़ी हो जाती है, ठीक ना। उसके अलावा यह कहाँ मिलता है, विटामिन B12 आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो मांस, यकृत और अंडा, दूध, आंत के जीवाणु वगैरह से मिलते हैं, ठीक है ना। विटामिन सी है, तो विटामिन सी का साइंटिफिक नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या खट्टे फल जितने भी होते हैं, नींबू वंश के फल, टमाटर, सब्जियां,
आलू, अन्य फल, जिस खासकर विटामिन सी सबसे ज़्यादा आपको आंवला में मिलेगा और इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाती है, ठीक है ना। तो आगे चीज़ है जो खनिज लवण के बारे में है, तो यहाँ से जो खनिज लवण है, ठीक है ना, उसके आगे के जो पोर्शन है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।